हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्ट टिप्स ट्यूबर में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, इस मारे वीडियो नहीं बन पाया था। तो अब ये वीडियो बनाना है। तो जो पेपर हुआ था 2 फरवरी का 2019 का, उसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके जो आंसर्स हैं। और आप लोगों ने कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारी कमेंट आई है, बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो फ्रेंड्स, जो ये वाले वीडियो का जो पहला पार्ट है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ये हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके पहले का भाग जो लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लिंक है इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप वाले वीडियो पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, जो पिछला वाला वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। आंसर नंबर 20 का बी वाला सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसका हमने मतलब 4D वाला बता दिया था, जो कि डी वाला नहीं होगा, इसका बी वाला होगा। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट में दिया गया था, इसको डायरेक्ट में बताना था। तो इसका सही सही ऑप्शन बी वाला है। सी सेड टू अस हैव यू एनीथिंग टू से, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो बनेगा सी सेड अस इफ़ वी हैड एनीथिंग टू से। ठीक है, इस तरह इसका बन जाएगा। तो बी वाली एक मिस्टेक हो गई थी, और भी 2-3 मिस्टेक और हो गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 22 था, इसका भी हमने थोड़ा गलत बता दिया था, वो पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल फॉर लव। ठीक है, ऑल फॉर लव होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लोज्ड ड्रामा। इसमें पूछा गया था कि क्लोज्ड ड्रामा कौन सा नहीं है। तो ऑल फॉर लव जो है, ये क्लोज्ड ड्रामा नहीं था। इसको स्टेज पर प्ले करने के लिए इसको बनाया गया था, स्टेज पर इसका मेंशन करने के लिए इसको लिखा गया था। और बाकी जो ऑप्शन नंबर बी सी डी हैं, ये क्लोज्ड ड्रामा है, यानी कि इनको घर पे बैठ के ही पुस्तक के रूप में पढ़ के ही आनंद लेने के लिए बनाया गया था। प्रोमीथियस अनबाउंड, द डायनास्ट और सैमसन ए एगोनिस्टिस। ठीक है, पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन का प्ले है, और इसको लिखा गया था स्टेज पर मेंशन के लिए, इसको लिखा गया था। ठीक है, ये देखिए क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लियर है, इसमें कन्फर्म है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। अब देखते हैं कि बाकी वाला कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमने ब्लैंक वर्ड्स बता दिया था, जबकि ये फ्री वर्ड्स होगा। फ्री वर्ड्स में कोई भी बंधन नहीं होता है, उसमें फ्री वर्ड्स में आयम्बिक पेंटामीटर भी नहीं होता है, कोई राइमिंग, मतलब उसमें कोई राइमिंग भी नहीं होती है, पैटर्न भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही होगा इसमें। ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 23, एमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। निम्न में से किसमें आयम्बिक पेंटामीटर नहीं होती हैं, ना ही उसमें कोई राइमिंग होती है। तो सही होगा फ्री वर्ड्स, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं होता है, इसमें कोई भी निश्चित नहीं होता है। इसमें मतलब राइम, जो तुकबंदी होती है, रिदम और राइमिंग, उसकी भी कोई मतलब उसमें वो निशर्त नहीं होती है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो तुकबंदी होनी चाहिए, रिदम और राइमिंग इसमें होनी चाहिए, उस तरह का इसमें कोई नहीं होता है। तो फ्री वर्ड्स वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जो ब्लैंक वर्ड्स है, इसमें एम्बिक पेंटामीटर जरूर होता है, परंतु उसमें राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये देखिए, ब्लैंक वर्ड्स इज ए पोएट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स। इसमें मतलब एम्बिक पेंटामीटर होता है, पर उसमें राइमिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, एम्बिक पेंटामीटर इसमें जरूर होता है। और पेंटा का मीनिंग क्या होता है? पेंटामीटर का मीनिंग होता है, पेंटा माने होता है 5 और मीटर माने होता है मीटर। जिसमें 5 मीटर हो उसको ही बोलते हैं पेंटामीटर। ठीक है, फ्री वर्ड्स के अंदर फ्री वर्ड्स की पहचान क्या है? फ्री वर्ड्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री, इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। इसमें कोई भी म्यूजिकल पैटर्न नहीं होता है, कोई भी मीटर की इसमें बंदिश नहीं होती है, कोई भी राइम नहीं होती है। ये फ्री फॉर्म है। ठीक है, ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री ये। तो ये हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 30 तक बता दिया गया था। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पी बी शैली। पी बी शैली के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो गलत वाला है वो हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, द अनफिनिश्ड वर्क, द ट्रम्प ऑफ लाइफ ड्राइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्च। तो ये बिल्कुल सही है कि जो इनका ये आखिरी वर्क था, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जो पी बी शैली थे उनका देहांत हो गया था।
इसकी जो थीम है वो कहाँ से ली गई है, दांते और पेट्रार्च के की जो रचनाएं हैं वहाँ से प्रभावित है और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और जो थीम है वो लगभग सिमिलर है। मेट्रिकली जो मीटर लिखने की स्टाइल है वो भी उसमें सेम है और जो थीम है वो भी इसमें सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो उसमें ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, द ट्रम्प ऑफ लाइफ वाज द लास्ट मेजर वर्क बाय पी बी शैली बिफोर हिज डेथ इन 1822 में देहांत हुआ था और ये इनकी रचना पूरी नहीं हो पाई थी। द वर्क वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और ये जो काम है ये इनका पूरा नहीं हो पाया था, इनकम्प्लीट है। शैली रोड द पोएम एट कासा मैग्नी इन लेरिसी, मतलब यहाँ पे इन्होंने इटली में कोई जगह है वहाँ पे इन्होंने ये मतलब पोएम लिखी थी जो कि पूरी नहीं हो पाई थी। ही मॉडल द पोएम रिटन इन टेर्जा रीमा ऑन पेट्रार्च ट्रियोन्फी एंड दांतेस डिवाइन कॉमेडी। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है कि पेट्रार्च की मतलब कोई पोएम थी, ट्रियोन्फी पोएम थी, तो उससे ये थीम मैच करती है और दांते की डिवाइन कॉमेडी से ये मैच करती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। शैली वाज वर्किंग ऑन द पोएम व्हेन ही एक्सीडेंटली ड्राउंड ऑन 8 जुलाई 1822, और डूबने से इनकी मौत हो गई थी ड्यूरिंग ए स्टार्म ऑन ए वॉयेज फ्रॉम लेगहॉर्न से होकर ये कहीं जा रहे थे तो डूबने से इनकी मौत हो गई थी पीबी शैली की। ठीक है, तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब बी वाला ऑप्शन जो है वही आंसर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। हेलास इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट द ओटोमन रूलर्स प्रोफेसीज अपॉन द कर्टन ऑफ फ्यूचुरिटी, तो ये बिल्कुल सही है। जो इनकी हेलास रचना है वो ग्रीक में विद्रोह हुआ था ओटोमन राजाओं के खिलाफ, उनके ऊपर लिखी गई है। ठीक है, विषय वही है, तो ये रचना बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल, हेलास। जो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें ज़्यादा हमने डिस्क्राइब नहीं किया है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, इन एलास्टर सैली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ ए क्वेस्ट ऑफ ए यंग पोएट, जो उनकी ये रचना है एलास्टर, इसमें पीबी शैली ने एक नव युवक पोएट के बारे में, कवि के बारे में लिखा है जो कि अपनी क्वेस्ट पर निकला है, वो कुछ खोज करना चाहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो इनकी ये रचना है एलास्टर, इसमें ये नेचर के बारे में जानना चाहते थे, यही इसमें थीम है, आपको पूरा बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए, इन एलास्टर द स्पीकर रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ ए पोएट हु jealously pursues the most obscure part of the nature in search of strange truth in undiscovered lands। ये जो क्या कहते हैं, जो इनकी रचना है इसमें मतलब इन्होंने दिखाया है कि कोई पोएट है वो कुदरत के बारे में जो चीज़ें अज्ञात हैं उसको ढूंढना चाहता है। ठीक है, नेचर के बारे में जो नहीं मालूम है उसको पता लगाना चाहता है। एलास्टर रिफ्लेक्ट्स सैलीज fascination with water and interest that ultimately led to his death। और जो पीबी शैली थे इनको पानी से बहुत प्यार था, समुद्र से बहुत प्यार था, और इन्होंने अपनी खुद की बोट भी बनाई थी और समुद्र में नाव चलाना और वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं उनमें जो गुफाएं होती हैं वहाँ से होकर जाना, तो पानी से इनको बहुत लगाव था और इसी कारण जो पानी था इनकी मौत का कारण बना और डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जिस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था उसके कारण ही इनकी मौत हुई है। W.B. Yeats wrote that from Sally's return to England, rivers and streams and wells flowing through caves, और जो गुफाओं से होकर जाना इनको बहुत पसंद था। एंड राइजिंग इन देम, मतलब कुल मिला के समुद्र में नाव चलाना, पानी में तैरना वैरना, इस सब से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था। और आखिर में क्या हुआ था, कहीं तूफान आया था तो वहाँ पे ये फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पाए थे। ठीक है, बोट ही हैज़ मेड, तो यहाँ तो इन्होंने अपनी नाव भी बनाई थी और लॉर्ड बायरन के साथ ये कहीं घूमने गए थे लेक जनीवा, तो वहाँ पे कोई तूफान आ गया था, वहाँ पे ये तैर नहीं पाए थे, इस कारण इनकी मौत हो गई थी। तो जो इनकी रचना एलास्टर है इसमें ये कुदरत के बारे में जानना चाहते थे और मोस्ट ऑब्सक्योर पार्ट ऑफ द नेचर, जो कुदरत के बारे में जो लोगों को नहीं पता है वो ये जानना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आखिरी में देख लेते हैं कि जो बी वाला पता करते हैं, बी वाला क्या है। द सबटाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, तो ये गलत है फ्रेंड्स। जो यहाँ जो एलास्टर है उसका ही सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब एक व्यक्ति की सॉलिट्यूड में, एकांत में जो रहने की इच्छा होती है वही क्या कहते हैं इसका सबटाइटल है। जो एलास्टर है उसके बाद ही इसका ही सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। और जो
ये वाला जो रचना है एडोनाइस, ये इसका सबटाइटल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही गलत है और वही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ पूरा हमने बताया है कि ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन था एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जो पूरा इसका नाम था एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज ए पोएम बाय पीबी शैली, तो ये हो गया। और जो बी की जो बात कर रहे हैं एडोनाइस, इसका सबटाइटल क्या था, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स ऑथर ऑफ इंडीमियन हाइपेरियन। ठीक है, जो इंडीमियन पोएम थी ये भी इन्होंने लिखी थी जॉन कीट्स ने। तो ये जो रचना है एडोनाइस, इसका सबटाइटल क्या है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आता भी रहता है। तो आप लोग ये क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए कि जॉन कीट्स के देहांत होने पर इन्होंने ये एलिजी लिखी थी, शोक गीत लिखा था पीबी शैली ने। ठीक है, तो ये पास्टोरल एलिजी है जो उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी थी, जॉन कीट्स, जो जिनका निधन किस में हुआ था, 1821 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। जो पीबी शैली थे ये 29 साल में इनका देहांत हो गया था, पीबी शैली का, सिर्फ 29 साल में। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो फ्रेंड्स हैम वाला कैरेक्टर है इसमें, टॉमी ट्रेडल्स है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है, पर ये डॉक्टर रैंक नहीं है इसमें, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक इसमें नहीं है। ठीक है, आपको पूरा बताते हैं। हैम, जो वहाँ पे हैम लिखा था उसका जो पूरा करेक्टर का नाम है हैम पेगोटी, टॉमी ट्रेडलेस, डॉक्टर स्ट्रॉन्ज, डेविड कॉपरफील्ड में। ये तीनों जो करेक्टर हैं ये डेविड कॉपरफील्ड में है। और डॉक्टर रैंक जो करेक्टर इन्होंने बनाया है ये डॉल्स हाउस में है। इसको लिखा है हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ठीक है, ये वाली जो रचना है ए डॉल्स हाउस, इसको लिखा है हेनरिक इब्सन ने लिखा है, और इसमें ही डॉक्टर रैंक के नाम से कैरेक्टर है। ये आप लोग याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, डी इज करेक्ट। हमको ये ढूंढना था कि इसमें कौन सा करेक्टर मैच नहीं करता है। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 हमसे मिस हो गया है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये बिल्कुल छूट गया था, इसके बारे में हमने लिखा ही नहीं है, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द प्रील्यूड कंसिस्ट ऑफ, तो प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? तो सही जवाब है 14 बुक्स हैं इसमें। ठीक है, प्रील्यूड में 14 बुक्स हैं। ये देखिए बुक्स ऑफ 14 बुक प्रील्यूड। तो इसमें क्या कहते हैं, पूरा इसमें जो जितनी बुक्स के नाम है, इंट्रोडक्शन है, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड, रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, मतलब जो लेखक थे वो जहाँ जहाँ रहे, वर्ड्सवर्थ महोदय। समर वेकेशन बुक्स, कैम्ब्रिज में जहाँ जहाँ रहे, रेसिडेंस इन लंदन। तो पूरा इसमें कुल मिला के 14 बुक्स हैं इसमें द प्रील्यूड में। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है प्रस्तावना या शुरुआत करना, कोई बात कहना, उसको ही बोलते हैं प्रील्यूड। ठीक है, तो ये वाला हो गया 34 हो गया। 34 देखते हैं, 35 देखते हैं। विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा किरदार है जो सोचता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो मिस्टर मिकॉबर थे, वही मतलब उनका सोचना था कि समथिंग विल टर्न अप, यानी कुछ अपने आप होगा। और जो मिस्टर मिकॉबर थे वे खुद कुछ नहीं काम करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपने आप सारा काम हो जाए। मिस्टर मिकॉबर ए कैरेक्टर इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। डेविड कॉपरफील्ड में ये किरदार है। ही इज़ ऑलवेज इन फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज बट रिमेन्स होपफुल दैट समथिंग विल टर्न अप। उनको हमेशा पैसों की दिक्कत होती है, हमेशा आर्थिक समस्याएं रहती हैं, पर उनको हमेशा ये विश्वास रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम विदाउट हिज हैविंग टू मेक एनी एफर्ट हिमसेल्फ। मिस्टर मिकाबर का जो किरदार है वो ये सोचता है कि उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, पैसों की तंगी की समस्याएं हैं, वे अपने आप दूर हो जाएंगी और उनको खुद मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का इनका कैरेक्टर बनाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एसे नाइपाल्स इंडिया एंड माई इंडिया। तो इसका सही जवाब है निज़ीम एज़िकील इसका मतलब सही, निज़ीम एज़िकील ने इसको लिखा था। ठीक है, ये एक ऐसे के रूप में आप मान सकते हैं।
और नायपाल जो वीएस नायपाल थे उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था कि मतलब कि बहुत ही बुराइयां की थी कि जो इंडिया के लोग हैं उनको उनके बारे में कुल मिला के उन्होंने बहुत सारी बुराइयां की, उनको रहने की तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, इस तरह की इसमें बात थी। परंतु जो नज़ीम एज़ेकियल ने लिखा था कि मैं ये नज़ीम एज़ेकियल यहूदी थे, ये इज़राइल के रहने वाले थे, पर ये जब इंडिया में आ गए थे तो इनको मतलब इंडिया इनको अच्छा लगता था, हिंदुस्तान से इनको लगता था कि यहाँ जुड़े हुए हैं, कुल मिला के इनको इंडिया बहुत पसंद था। तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की है अपने हिस्से में, परंतु नायपाल जो थे उन्होंने तारीफ़ नहीं की है, उन्होंने बुराइयाँ की हैं इंडिया की। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नायपाल्स इंडिया एंड माइन इंडिया इसको लिखा है नज़ीम एज़ेकियल ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन द सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो क्राइटेरियन है वो सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है, जबकि बाकी सब सही हैं। ऑप्शन नंबर बी सी डी ये पूरे सही हैं। जो क्राइटेरियन है इसको इस तरफ होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है, और जो क्राइटेरियन इधर होना चाहिए और क्राइटेरिया इस तरफ होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, क्राइटेरियन इस तरफ होना चाहिए, ये सिंगुलर है, और क्राइटेरिया इस तरफ होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं, जहाँ पे एरर है उसको पता लगाना है। दिस कार इज़ सुपीरियर, फिर लिखा है एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। तो फ्रेंड्स इसमें सी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सुपीरियर के बाद टू आ जाएगा। ठीक है, सुपीरियर के बाद इसमें टू आ जाएगा, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सुपीरियर के बाद टू आना चाहिए, तो इसका पूरा सेंटेंस किस तरह बनेगा। द कार इज सुपीरियर टू एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। इसके पीछे वजह क्या है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन ए सेम सेंटेंस, जब दो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हर एक एडजेक्टिव का डिफरेंट प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है। अब देखिए, सुपीरियर या जो कार है ये सुपीरियर भी है, यानी श्रेष्ठ भी है और महंगी भी है। तो एक एडजेक्टिव ये हो गया, तो इसमें टू लगाएंगे, और जो मोर कॉस्टली के बाद दैन लगा हुआ है तो अलग अलग एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। बहुत से लोग कहते हैं कि कॉस्टलियर होना चाहिए इसमें, पर वो गलत है। जो लोग कॉस्टलियर बता रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म। तो ये वाला आपको बता दिया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यू विल ईदर हैव टू वर्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ईदर पहले आ जाएगा। ईदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क, और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ईदर का इस्तेमाल पहले किया जाता है ज़्यादातर। ये इसका सेंटेंस बन जाएगा, ईदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा, ईदर का इस्तेमाल पहला हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्न नथिंग देयर। अब देखिए, यहाँ पे हैड लगा है, यहाँ पे हैड की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, फिर इन्होंने यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, तो ये प्रेजेंट वाला हटा देंगे, यहाँ पे हैज़ हटा देंगे, सीधे सिर्फ लर्न कर देंगे, लर्न सही रहेगा। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैड लर्न नथिंग देयर। तो यहाँ पे हैज़ हटा देंगे, बस इतना ही करना है कि यहाँ पे हैज़ हटा देना, यहाँ पे लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बता दिया, 40 वाला आपको बता दिया। और कोई मिस्टेक हो तो आप लोग बताइएगा। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कई बार आप लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब मुझे ही आता है, मुझे बहुत बार आप लोगों से सीखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं भी गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि कुछ भी गलत ना हो पाए, भले ही मैं किसी से हेल्प लेके बताऊं, कुछ भी करूं, लेकिन वो सही बताऊं, प्रयास सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हिज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पे सस्पेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सस्पेक्टेड हो जाएगा। सस्पेक्टेड, तो यहाँ जाएगा सस्पेक्टेड। ठीक है, तो इसका हमने भी लिखा नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देयर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप। तो फायर ब्रेक्स अप कोई फ्रेज़ नहीं होता है, जो सही फ्रेज़ होता है व्हेन ए फायर ब्रोक अप।
जब आग फैलती है या आग लगती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं फायर ब्रोकअप। तो यहाँ पे ब्रोकअप होना चाहिए, ब्रोकअप इन ए क्राउडेड सिटी। तो सी वाला इसमें गलत है, जो गलत है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस। सुपरसीलियस माने क्या होता है? सुपरसीलियस का मीनिंग देखते हैं। सुपरसीलियस माने होता है घमंडी, नक चढ़ा। तो इसमें हमें अपोजिट ढूंढना है, इसका विलोम ढूंढना है। तो स्नॉबिस माने भी वही होता है, जो व्यक्ति बहुत घमंडी होता है उसके लिए उसको स्नॉबिस कहते हैं। एरोगेंट माने भी घमंडी होता है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से, सतही, सतह की बात होती है। देखिए सुपरफिशियल ऊपर का, कच्चा, छिछला, थोड़ा, पल्लवग्राही, पृष्ठीय, बाहरी, सामान्य। सुपरफिशियल माने जो चीज़ गहरी ना हो, पर केवल ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा हल्का सा बताया जाए। स्पष्ट, अल्पज्ञ, सतही। ठीक है, जो हल्का सा बताएं, मतलब गंभीरता पूर्ण उसमें वाली बात ना हो। तो इसका जो सही विलोम हो जाएगा वो मीक एंड हम्बल हो जाएगा। मीक माने क्या होता है? दब्बू, डरपोक, जो आज्ञाकारी हो। और हम्बल माने क्या होता है? जो विनम्र हो। तो जो व्यक्ति घमंडी होता है, जो घमंडी होता है उसका विलोम क्या होगा? जो विनम्र हो, जिसके अंदर घमंड वाली कोई बात ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब मीक का एक बार देख लेते हैं। देखिए मीक का क्या है? आज्ञाकारी, कोमल, दब्बू, नम्र, निरीह, मृदु, विनीत, जिसका व्यवहार बहुत ही विनीत हो, विनम्र हो, विनयपूर्ण हो। बहुत सारे इसमें शब्द हैं। हम्बल का देखिए, अभिमान रहित, जिसके अंदर कोई भी घमंड ना हो, दीन, नम्र, नीच, नीच तो नहीं होना चाहिए, विनीत, सविनय, सविनय, सादा, अथम, विनम्र, विनयपूर्ण, सादगीपूर्ण। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह हमने बता दिया। ठीक है, तो मीक एंड हम्बल होगा इसका, मीक एंड हम्बल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली। कौन सा है जो गलत लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसमें ऑल राइट में सिर्फ एक बार एल आएगा। ठीक है, सिर्फ एक बार इसमें एल आएगा और ये पास पास लिखा जाएगा, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 44 भी हमने नहीं लिखा है, सीधे से बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस्ड मैच। इसमें कौन सा है जो सही नहीं है? इसमें पता लगाना है कौन सा है जो सही नहीं है। तो ट्रूमैन्स कोपोर्ट्स द कोल्ड ब्लड नॉन फिक्शनल नॉवल, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ट्रूमैन्स कोपोर्ट का ये नावल था, द कोल्ड ब्लड नॉन फिक्शनल नावल था, यानी कि वास्तविकता पर ही आधारित था। देखिए, इन कोल्ड ब्लड इज ए नॉन फिक्शन नावल बाय अमेरिकन ऑथर ट्रूमैन कोपोर्ट। ट्रूमैन कोपोर्ट ने इसको लिखा था, पहली बार पब्लिश हुआ था 1966 में। इट डिटेल्स द 1959 मर्डर्स ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द हर्बर्ट क्लटर फैमिली इन ए स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी होलकोम, कांसास। कांसास में किसी खेत में 4 लोगों की हत्या हो गई थी 1959 में। तो वास्तविक घटनाओं पर ये बना है और ये नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन का अर्थ क्या होता है? कि ये रियल घटना पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें फिक्शन वाली कोई बात नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सी वाला पहले देख लेते हैं। सी वाला क्या है? एच.डब्ल्यू. स्कॉट्स इवानहो हिस्टोरिकल नावल, तो ये भी सही है इसका। ठीक है, अभी इसको बी वाला बाद में देखेंगे। सी वाला पहले देख लेते हैं कि ये देखिए, इवानहो इज ए हिस्टोरिकल नावल बाय सर वॉल्टर स्कॉट। अब देखिए यहाँ पे कितना इन्होंने शॉर्ट बता दिया है, एच.डब्ल्यू. स्कॉट, मतलब इन्होंने कितना संक्षेप में कह दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पेपर आप ले रहे हैं तो कम से कम राइटर का नाम तो आप ढंग से बताइए। सर वॉल्टर स्कॉट पूरा इनको नाम लिखना चाहिए। तो हिस्टोरिकल नावल है, बिल्कुल सही। ये ऐतिहासिक नावल है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, और डी वाला देख लेते हैं। वी सिंक्लेयर द जंगल कंसल रोमैन, ये भी मतलब सही है। ठीक है, वी सिंक्लेयर ने किताब लिखी थी जंगल, इज ए नॉवल रिटन बाय, अभी 1904 में पब्लिश हुआ है। एंड नॉवलिस्ट अपटॉन सिंक्लेयर, इनका पुराना क्या नाम था? अपटॉन सिंक्लेयर था। ठीक है, और जो ये आखिरी में लिखा है कंसल रोमैन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आर्टिस्ट नॉवल। इसकी जर्मन शब्द है कंसल रोमैन, ये जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है आर्टिस्ट नॉवल, एक कलाकार का नॉवल। इज ए नैरेटिव अबाउट आर्टिस्ट ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी, एक कलाकार जिस तरह ग्रोथ करता है, पहले वो उसका लेखन कम अच्छा होता है, फिर बाद में ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब हम चलते हैं बी पर, क्योंकि बी वाला ही इसका आंसर है।
तो ऑप्शन नंबर बी है ई एल डॉक्टरोज रैग टाइम डॉक्यूमेंट्री फिक्शन। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्री फिक्शन माने होता है जो रियल हो, जिसका प्रमाण हो। डॉक्यूमेंट्री माने होता है जिसका प्रमाण हो, सबूत हो जिसका, उसको ही डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है, पर ये डॉक्यूमेंट्री फिक्शन नहीं है, ये काल्पनिक नॉवेल है। ठीक है, यहीं से इसका ये हमें पता चल जाता है कि यही आंसर है। जो रैग टाइम है ये सबूत के आधार पर, वास्तविक घटनाओं पर यह आधारित नहीं है, क्योंकि ये एक काल्पनिक नॉवेल है, एक काल्पनिक स्टोरी है। रैग टाइम का मीनिंग क्या होता है? पियानो पर बजाया जाने वाला अमेरिकन संगीत, उसको ही रैग टाइम बोलते हैं। ठीक है, और रैग टाइम का एक दूसरा अर्थ होता है डिसऑर्डरली डिसरेपुटेबल, जहाँ पे कोई व्यवस्था ना हो, अस्त व्यस्त, जिसकी कोई इज्जत ना होती हो, उसको ही रैग टाइम बोलते हैं। परंतु इसका जो मुख्य अर्थ होता है वो यही होता है कि पियानो पर बजाया जाने वाला अमेरिकन संगीत इज़ ए नॉवल बाय ई एल डॉक्टरोज, पब्लिश्ड इन 1975 में पब्लिश हुआ था। ई एल डॉक्टरों ने इसको लिखा था, और ये जो वर्क है इज़ मेनली सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी एरिया। ये जो सेट किया गया है, स्टोरी कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी की है। अब आपको सीधे काम की बात बताते हैं वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो वर्ल्ड वार फर्स्ट की स्टोरी है, इसमें 1917 में जो वर्ल्ड वार चल रहा था। फिर इसमें क्या मेन चीज़ है, इसमें जो नॉवल ब्लेंड्स फिक्शनल एंड हिस्टोरिकल फिगर्स। इसमें जो हिस्टोरिकल फिगर्स तो लिए गए हैं पर काल्पनिक रूप से लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री पर आधारित नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने इसको येलो से कर दिया है, फिक्शनल एंड हिस्टोरिकल फिगर्स। ये काल्पनिक है, डॉक्यूमेंट्री पर नहीं है। डॉक्यूमेंट्री पे होता तो इसके सबूत होते, एकदम रियल घटना पे आधारित है। ये इसका कवर है, बुक कवर। ठीक है, ये जो नॉवल था इसका ये बुक कवर है। तो फ्रेंड्स ये बता दिया, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसमें। कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। तो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। ए पार्ट ऑफ समथिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मेटोनिमी का पहले आपको उदाहरण बता देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? शब्द लक्षणा अलंकार। लक्षणा अलंकार भी कहते हैं, शब्दादेश भी कहते हैं, उपलक्षण कहते हैं, रूप लक्षण भी कहते हैं। मेटोनिमी में क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब सीधे वो नहीं करते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, कुछ और बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे बॉलीवुड, जब हम लोग हर शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ होती है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रिलीज़ हुई है, हम लोग ये कहते हैं बॉलीवुड में रिलीज़ हुई है। हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड, जब हम लोग हॉलीवुड बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। परंतु हम ये नहीं कहते हैं, हम उसको हॉलीवुड कहते हैं। तो मेटोनिमी में यही होता है कि जिस चीज़ का नाम होता है तो कुछ और उसका जगह इस्तेमाल करते हैं। मेटोनिमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए थिंग विद ए नेम ऑफ समथिंग एल्स। कुछ बोलना चाहिए, कुछ और बोल देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बता दिया। थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं, हल्का फुल्का क्या पढ़ें। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। जब ये कहावत कही जाती है कि जो कलम होता है वह तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो शिक्षा होती है वो फिज़िकल जो पावर होती है, यानी कि जो सेना से भी महान होती है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक जो शिक्षित वर्ग जो होता है वो तानाशाह वाले वर्ग से अधिक महान होता है और अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है, द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। जब हम ये कहते हैं कि द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि एक छोटा सा कलम तलवार से ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है। वो इसका मीनिंग यही होता है कि जो लोग शिक्षित होते हैं वे तानाशाही लोग से ज़्यादा मतलब बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ समझे जाते हैं, और सब लोग उसका मीनिंग भी समझ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक दूसरा देखते हैं। माई डियर यू हैव ऑल ऑफ माई हार्ट। मेरे मित्र, मेरे प्रिय, मेरा दिल तुम्हारा है। तो जब ये बोलते हैं कि मेरा दिल तुम्हारा है, तो ये नहीं मतलब इसका अर्थ नहीं होता है कि कोई अपना दिल निकाल कर किसी को दिए दे रहा है। इसका मीनिंग यही होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत लगाव है। ठीक है, और सब लोग भी इसका मीनिंग समझ जाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। माई ब्रदर वाज जस्ट रिलीज फ्रॉम द बिग हाउस। मेरा जो भाई है वो अभी बड़े घर से छूटा है। तो बड़े घर का मीनिंग क्या होता है? प्रिजन, जेल से छूटा है। तो जेल से छूटा है तो ये बोलने में थोड़ा ख़राब लगता है, तो ऐसे बोल देते हैं कि वो बड़े घर से छूटा है। बिग हाउस यानी कि प्रिजन से छूटा है। ही इज़ गोइंग टू विजिट द वाइट हाउस। वह वाइट हाउस घूमने जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब वाइट हाउस बोला जाता है तो वो
ऐसा नहीं है कि किसी वो सफ़ेद घर को घूमने जा रहा है। इसका मीनिंग होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जहाँ रहता है उस वाइट हाउस की बात हो रही है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स है। तो इसमें हमें इसमें क्या पता लगाना था कि इसमें कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले इसकी जांच करते हैं। द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डेनोट्स ए चेंज ऑफ नेम, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मेटोनिमी का अर्थ ही होता है कि नाम का परिवर्तन कर देना। देखिए इसका पूरा हमने बनाया है। मेटोनिमी इन ग्रीक लैंग्वेज, ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से आया है, यूनानी भाषा से आया है। लिटरली मीन्स ए चेंज ऑफ नेम, नाम को परिवर्तित कर देना, यही इसका अर्थ होता है। और दो वर्ड से मिला है, बना है, मेटा और ओनोमा। मेटा का मीनिंग होता है चेंज, ओनोमा का माने होता है नाम। मेटोनॉमी इज़ एन एक्सप्रेसिव स्टाइल फॉर डिस्क्राइबिंग, फिर वो आगे की बात है। तो ये सही है मेरा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं बी वाला देख लेते हैं। मेटोनिमी ऑकर्स व्हेन वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर विच विद विच इट हैज़ बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, बिल्कुल सही है। मेटोनिमी में हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके पास ही कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। द स्केप्टर कैन बी यूज टू स्टैंड फॉर ए किंग इन मेटोनिमी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। देखते हैं हमने इसका बनाया कि नहीं। स्केप्टर माने क्राउन होता है, ठीक है, स्केप्टर माने क्राउन होता है। तो जैसे कहते नहीं है कि ये जो जो क्राउन का क्या मीनिंग होता है कि उसको मुकुट पहनाया जा रहा है, यानी कि वो राजा बनने वाला है। तो स्केप्टर माने भी क्राउन होता है, तो ये भी एक तरह का मेटोनिमी हो गया, शब्द लक्षण अलंकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। द मेटोनिमी ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द वोल, ये गलत है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि किसी चीज़ का कोई हिस्सा यूज़ कर लेते हैं, पर ये गलत नहीं, ये गलत है, ठीक है। किसी चीज़ का हम हिस्सा यूज़ नहीं करते हैं, हम पूरा नाम ही बदल देते हैं इसमें मेटोनिमी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द करेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नॉवेल। अब फ्रेंड्स ये एलिवर ट्विस्ट में आया था और ये फॉग नहीं था, इसका नाम फैगिन था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं और नाम तक ये सही से नहीं लिख पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ठीक है। इसमें बच्चे अच्छे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, और गलत हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो ओलिवर ट्विस्ट से लिया गया है ये। फैगिन फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट, ए वेरी ओल्ड मैन विद ए वेरिनियस लुकिंग एंड रिपल्सिव फेस। एक मतलब बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो विलन लगता था और उसका बहुत रिपल्सिव फेस था, मतलब कुल मिला के वो विलन लगता था। फैगिन इज़ अ लीडर ऑफ अ गैंग ऑफ बॉय थीव्स, चोरों के जो ग्रुप था, गिरोह था, उसका ये नेता था फैगिन। और यहाँ पे देखिए इन्होंने फॉग लिखा है, कितनी गलत बात है ये, फॉग नहीं होना चाहिए। एंड वेरी ग्रीडी एंड विशियस मैन, बहुत ही बुरा आदमी था, बहुत ही लालची था। इट इज़ फैगिन हु ट्राइज टू टर्न ओलिवर इनटू अ थीफ, और ओलिवर को चोरी करना वही सिखाता है। एंड हु बिट्रेज नैन्सी टू साइक्स लीडिंग टू हर डेथ, नैन्सी को वो धोखा देता है। नैन्सी टू साइक्स मतलब कुल मिला के ये, हाँ सही है, इसमें नैन्सी को धोखा देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फैगिन कैरेक्टर है ये ओलिवर ट्विस्ट में है, जो कि विलन था, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद ए हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। साहस, और वह एक भूमि की तरफ इशारा करता है, एक ज़मीन की तरफ इशारा करता है। तो ये जो पोएम है द लोटस ईटर्स से ली गई है, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है द लोटस ईटर्स, कमल खाने वाले, शायद इसका अर्थ हो रहा हो। तो पहली लाइन यही है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोरवार्ड सून, इन द आफ्टरनून दे केम अनटू ए लैंड इन विच इट सीम्स ऑलवेज आफ्टरनून। इस तरह करके ये पोएम है पूरी है। तो इसकी जो पहली लाइन है यही है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, लोटस ईटर से ली गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन द ईयर, किस ईयर में इनको राज कवि या राष्ट्र कवि बनाया गया था टेनिसन को। तो सही जवाब है इसका 1850, 1850, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1850 में इनको बनाया गया था, राज कवि बनाया गया था, या कह सकते हैं राष्ट्र कवि,
टेनिसन वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ पोएट लॉरिएट, और ब्रिटेन में ये बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में सही मतलब ऑप्शन भरना है। इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग, तो ड्यूरिंग दैट नाइट होगा। इसमें पूरी रात की यहाँ बात हो रही है, तो ड्यूरिंग दैट नाइट, ठीक है, इसमें ड्यूरिंग लगा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यू, तो इसमें तो देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। यू नीड नॉट हैव वाटर द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, तुम्हें पौधों में फूलों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू रेन, ठीक है। तो ये तो बहुत आराम से आप जान जाएंगे कि इसमें डी वाला होगा, ये ज़्यादातर लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखते हैं। ही वॉज एंग्री फिर डैश है ही लिसन टू मी पेशेंटली, तो इसमें ज़्यादातर लोग क्या बता रहे थे कि या तो दो होगा या तो बट होगा, है, तो इसमें दो का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपको बताते हैं थोड़ा इसमें 52, देखिए पहले बट का इस्तेमाल बता देते हैं। बट का इस्तेमाल कहाँ होता है? बट यूज टू शो ए प्रॉब्लम और अ रीज़न, जब किसी समस्या की बात होती है तो बट का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वेंट टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम बट इट वाज क्लोज्ड, मैं एटीएम से पैसे निकालने गया था लेकिन वहाँ पे वो बंद था। तो जब कोई समस्या आती है तो उसके लिए बट का प्रयोग होता है। और दो का इस्तेमाल क्या होता है? दो एक्सप्रेसेस ए चैलेंज, एक चुनौती जहाँ पे होती है वहाँ पे दो का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, ही वॉज एंग्री दो ही लिसन टू मी पेशेंटली, वह गुस्साया हुआ था, वह बहुत गुस्से में था, उसके बावजूद भी उसने अपने गुस्से को काबू किया और मुझे उसने ध्यानपूर्वक सुना, मेरी बातों को उसने ध्यानपूर्वक सुना। तो ये बहुत ही चैलेंज वाली बात है, क्योंकि जब आप गुस्साए होते हैं तो आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो इस कारण यहाँ पे दो का इस्तेमाल होगा। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो का जो इस्तेमाल होता है वो चैलेंज दिखाने के लिए होता है, एक्सप्रेसेस ए चैलेंज, जहाँ पे चुनौती भरी बात होती है उसके लिए दो का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे दो का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देयर आर, तो इसका तो बहुत आराम से आप बता लेंगे। स्कार्सली एनी फ्लावर इन द गार्डन, मतलब बगीचे में मुश्किल से कुछ फूल थे। स्कार्सली मान होता है मुश्किल से, ठीक है। फ्यू इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ स्कार्सली बिल्कुल देखते ही मालूम पड़ जाता है कि देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर इन द गार्डन, बगीचे में मुश्किल से कहीं एक आध फूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 54, जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हीरोइक ट्रेजिडी है ये रोमांटिक नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी नहीं है, ये हीरोइक ट्रेजिडी है। ऑल फॉर लव, इसको कभी विस्तार से पढ़ेंगे। ऑल फॉर लव ऑल द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये इसका उपनाम है। इसे 1677 हीरोइक ड्रामा, तो हीरोइक हो गया, यहाँ से हीरोइक मिल गया, बाय जॉन ड्राइडन विच इज़ नाउ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट परफॉर्म प्ले इट इज़ ए ट्रेजिडी। तो हमें पता चल गया कि हीरोइक भी था और ट्रेजिडी भी था, तो हमको हमारा आंसर मिल गया, क्या है? हीरोइक ट्रेजिडी, ठीक है। तो ये पूरा था और ये बहुत ही सीरियस ड्रामा था। इट इज़ एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा से ये प्रेरित था, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की रचना है एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा, उससे ये बहुत ही प्रेरित था, प्रभावित था। इमिटेशन माने होता है नकल करना, ठीक है। तो जब इंस्पायर्ड कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इमिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बता दिया, 54 बता दिया। और अब देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, एक बच्चा ही पुरुष का पिता होता है। ये बात किसने कही है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी अपनी पोयम में, ठीक है। तो 55, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये इनकी एक पोयम थी। माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, मेरा दिल जो है बार बार धड़कन कर रहा है जब मैं, बिहोल्ड माने होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को प्यार करना, तो इसी तरह की बात है इसमें। तो इनकी पोएम यही थी, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। इसमें लास्ट लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने की का ये मतलब इडियम है, इन्होंने लिखी है पोएम ये। माई हार्ट स्लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। तो ये नेचर की बात कर रहे हैं कि मैं आसमान में एक रेनबो देख रहा हूँ,
ठीक है, और भी सारी जो जो चीज़ें हैं वो बात कर रहे हैं। अब आपको इसका मीनिंग बताते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो इसका सेंटेंस है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, तो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या है कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट्स एंड बिहेवियर डेवलप्ड इन द चाइल्डहुड। एक बालक को जो हम संस्कार देते हैं वही संस्कार से मिलकर एक पुरुष बनता है। जिस तरह हमारे इंडिया में छोटे बालक को संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों के पैर छुओ, बड़े को नमस्ते करो, ठीक है, और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको प्यार करो, इस तरह के जो संस्कार दिए जाते हैं, किसी से झगड़ा मत करो, तो उन्हीं संस्कारों की जो नींव पड़ती है उसी के आधार पर एक पुरुष बनता है। जो लोग जिन बालकों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो अच्छा पुरुष बनता है, और जो बालकों को बुरे संस्कार मिलते हैं तो वो उस तरह का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के संस्कारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं उसी के अनुसार वो बच्चा आगे चलकर एक पुरुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स पब्लिश्ड इन 1818। तो सही जवाब है तो द क्वार्टरली रिव्यू। इसका बहुत ही बैड रिव्यू आया था, इसकी बहुत लोगों ने बुराई की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें, द क्वार्टरली रिव्यू। द क्वार्टरली रिव्यू वाज ए लिटरली एंड पॉलिटिकल पीरियोडिकल। तो पीरियोडिकल माने होता है पत्रिकाएं। समसामयिकी जो आती हैं, जैसे मंथली में जीके वाली समसामयिकी आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसको ही बोलते हैं पीरियोडिकल। समसामयिकी समय समय पर जो आती हैं, मंथली या महीने में 2 बार, हफ्ते में, ठीक है, जिसका एक समय निश्चित हो, उसको ही बोलते हैं पीरियोडिकल। तो इसका ही सबसे ज़्यादा मतलब विरोध हुआ था। इसमें मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें थी, इसमें कहा गया था कि इन्होंने नकल की है। इसमें आपको पूरा बता रहे हैं। इट इज़ द हाँ, इसमें क्या क्या कहा गया है, द ऑथर हैज़ नॉट पावर्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें कहा गया था कि जो जॉन कीट्स हैं इनके पास भाषा पे पकड़ नहीं है इनकी। रेज ऑफ फैंसी मतलब कुछ भी नहीं है, कल्पना भी इनके पास नहीं है। रेज ऑफ फैंसी एंड ग्लिम्स ऑफ जीनियस मतलब ये जीनियस नहीं है, भाषा पे इनकी पकड़ नहीं है। ही हैज़ ऑल दिस बट ही इज़ अनहैप्पीली ए डिसिपल ऑफ ए न्यू स्कूल ऑफ वाट हैज़ बीन समवेयर कॉल्ड द कॉकनी पोएट्री। इसको जॉन कीट्स को कॉकनी पोएट भी कहा जाता है, आपको हमने एक बार बताया था। ठीक है, तो इनको कॉकनी पोएट्री कॉकनी पोएट कहा जाता है। और कुल मिला के कहा गया था कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास अच्छी भाषा भी नहीं है, अच्छी कल्पना भी नहीं है, कुल मिला के इसमें कुछ भी नहीं है। और कहा गया था कि इन्होंने नकल की है। ही इज़ मोर ऑलमोस्ट लाइक ट्वाइस एट डिफ्यूज एंड 10 टाइम्स टायर्ड सम इज़ ए कॉपिस्ट। हाँ देखिए, मिस्टर कीट्स इज़ ए कॉपिस्ट ऑफ मिस्टर लेग हंट। यह आरोप लगाया गया था कि जॉन कीट्स ने मिस्टर लेग हंट की नकल की है और इनकी मौलिक रचना कुछ भी नहीं है, इसलिए इनकी बहुत ही लोगों ने आलोचना की थी, बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया था इनको। द क्वार्टरली रिव्यू, ठीक है, यही होगा इसका। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने कौन सा लिखा है, तो रोजामंड ग्रे इन्होंने लिखा था, यही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी होगा रोजामंड ग्रे। पहला वाला जो ऑप्शन है लीबर एमोरिस को लिखा था विलियम हैजलिट ने। एसेज ऑन मैन एंड मैनर इसको भी लिखा है विलियम हैजलिट ने। और कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इसको भी लिखा है विलियम हैजलिट ने। और रोजामंड ग्रे लिखा है चार्ल्स लैम ने। इसका पूरा क्या नाम था, ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। इसका पूरा नाम था चार्ल्स लैम फेल इन लव विद ए यंग वुमन नेम्ड एन सिमंस। एन सिमंस नाम की कोई स्त्री थी, उससे इनको प्यार हो गया था। ऑल्दो तो उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है। ठीक है, जो इन लोग के रिश्ते थे उसके बीच में कोई सबूत तो नहीं मिलता है, परंतु उसी के ऊपर लिखा है इन्होंने। लैम सीम्स टू हैव स्पेंट ईयर्स वूइंग हर। तो जो लैम थे उसको आकर्षित करना चाहते थे, उसको पटाने की कोशिश कर रहे थे, इसको साफ साफ कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ ये बहुत आकर्षित थे, उससे प्यार करते थे। द रिकॉर्ड ऑफ लव एक्सिस्ट इन सेवरल अकाउंट्स ऑफ लैम्स राइटिंग। और एन सिमंस नाम की स्त्री से जो ये प्यार करते थे, इसके सबूत इसके बहुत से मतलब इसके जो विस्तृत डिस्क्रिप्शन है इनकी कई रचनाओं में मिलता है। रोजामंड ग्रे इज़ ए स्टोरी ऑफ ए यंग मैन नेम्ड एलन क्लेयर हु लव्स रोजामंड ग्रे।
परंतु इन्होंने अपनी प्रेमिका का नाम एन सिमंस था, उसका ही इन्होंने दूसरा नाम क्या रखा है, रोजामंड ग्रे कह के उसको पुकारा है इन्होंने, जिसको एलन क्लेयर नाम का कोई व्यक्ति प्यार करता है, तो उन्होंने खुद का नाम क्या रखा है, एलन क्लेयर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा पता चल गया। बट देयर रिलेशनशिप कम्स टू नथिंग बिकॉज ऑफ हर सडन डेथ, पर अंत में कुछ परिणाम निकला नहीं इनके प्रेम संबंधों का, क्योंकि जो एन सिमंस थी इनकी प्रेमिका थी उसकी मौत हो गई थी। तो 57 यहाँ तक हो गया है, 57। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में भी 57 तक ही है, और इसके बाद वाला बनाएंगे। और ये वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, तो आगे वीडियो बनता रहेगा। थैंक यू।